नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान समसामयिक पढ़ रहे हैं, उसकी श्रृंखला पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 16 मार्च, उसके बाद में कंटिन्यू आगे 23 मार्च, फिर 30 मार्च, फिर 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल को कंटिन्यू 5 क्लासें ली। आज हम छठी क्लास लेने जा रहे हैं करंट अफेयर की, कक्षा संख्या 6। इसमें हम 5वीं कक्षा जो ली थी उसमें हमने राजस्थान की विभिन्न योजनाओं पे बात की थी। और मैंने कहा था योजनाओं पे हम 3 कक्षाएं लेंगे। आज हम लेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं जितनी भी हैं। 25 योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने अभी घोषित की, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद जो एक क्लास लेंगे उसमें राजस्थान के शिक्षा विभाग की सारी योजना शामिल करेंगे। तो 3 क्लासेस के अंदर योजनाएं सारी आ जाएगी। और ये योजनाएं आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड से लेके आरएएस से लेके अध्यापक, 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, सारे एग्जाम्स में उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेंस में भी, आरएस मेंस में भी, सभी में। तो ये हमारी छठी कक्षा है राजस्थान के करंट अफेयर की सीरीज में। तो आप इसको देखना, हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी योजनाएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछली जो कक्षाएं ली, 5 कक्षाएं ली, उसमें हमने कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनको अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। शेष सारी योजनाओं पे हम बात करेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीपीटी है, जिसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो है अपने गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित, उस पर शेयर कर लूँगा, आप उसको वहाँ से देख लेना। इसके बाद जो आगे 7वीं कक्षा होगी उसमें शिक्षा विभाग की सारी योजनाएं ले लेंगे, जो कि 30 तारीख को करेंगे हम क्लास। अगली 30 को नहीं, 27 को। उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें अप्रैल का पूरा करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चलते रहेंगे। और इन कक्षाओं के में मेरा पूरा प्रयास है कि आपको करंट के लिए और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अपनी कक्षा संडे टू संडे आती रहेगी और कंप्लीट राजस्थान को हम बढ़िया से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ तो आपको नहीं दिखेगा, इसकी मैं पीपीटी भी शेयर कर लूँगा, लेकिन मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 25 योजनाओं को, कितनी 25 योजनाओं को, ये टोटल 25 प्लानिंग है, 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। ये क्या है कि हर सरकार, जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाएं लाती है। फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं होती है जो सरकार की हमेशा प्राथमिकता में होती है। फ्लैग जैसे झंडा, उस तरह से हर कार्यक्रम में, आगे चुनाव की रैलियों में, हर जगह पे सरकार इन्हीं योजनाओं का आगे प्रसार करेगी। तो इनको प्राथमिकता पे रखा जाता है। तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं अलग करती है। पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लैगशिप लाई गई उसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा, कुछ हटाई जाएगी, कुछ नई ऐड की जाएगी। तो फ्लैगशिप योजनाओं में चेंजेस होते रहते हैं। तो अब जो ये सरकार बनी, इस सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना बनाया। तो अब ये सरकार, आपको पता है कि भाई 2023 में जैसे बनी है, तो 2028 तक अब यही योजनाएं रहने वाली है, ठीक है। आगे मान लो सरकार रिपीट होती है तो हो सकता है इसमें चेंजेस करे थोड़ा बहुत, और अगर सरकार चेंज होती है तो वो भी फिर उसमें कुछ और परिवर्तन करेगी। तो इन योजनाओं के संबंध में आप मान के चलिए कि प्रश्न आएंगे। अध्यापक जैसी भर्ती परीक्षाओं में तो स्पष्ट लिखा हुआ है फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम, ठीक है। और नहीं भी है तब भी ये सरकार, और हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आपको फ्लैगशिप योजनाएं पता होनी चाहिए। आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करें तब भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी इन योजनाओं के बारे में बात की जाती है। तो पहली फ्लैगशिप योजना जो है वो आपके NFSA से लाभान्वित करना है नवीन परिवारों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ लोगों को और ऐड करना है जो पहले से छूटे हुए हैं और पात्र परिवार थे, ताकि उनको आपके फूड सिक्योरिटी सुलभ हो सके। एक योजना ये है जो कि खाद्य और आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति की है। दूसरी सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, जिसको अपन ने कुसुम योजना नाम दिया गया है। कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है जो A, B और C 3 घटकों में चलती है। A घटक में 2 मेगावाट की लोग क्षमता के संयंत्र आते हैं, B घटक में 7.5 मेगावाट के संयंत्र आते हैं, और C घटक में 7.5 से अधिक के संयंत्र आ जाते हैं। उसके बाद में जो तीसरी योजना है वो है आपके RDSC, जो सार्वजनिक आपके यूं कहिए कि जो वितरण प्रणाली थी, जो यूं कहिए कि आप खाद्यान्न वितरण प्रणाली, उसमें रिवैम्प्ड किया गया था, संशोधित किया गया था। तो इसमें अब विद्युत को भी शामिल कर लिया गया। तो इस विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था।
चौथा लाडो प्रोत्साहन योजना, जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ रखी है, जिसमें आपके 1.5 लाख रुपए तक का बॉन्ड है, 1 लाख की जगह अब आपको आगे और बढ़ जाएगा। अब ये शायद पुराना लिख लिया इन्होंने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी हमने पढ़ रखी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ संरचना अवसंरचना मिशन, ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये भी हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ लिया था। स्वच्छ भारत मिशन, गाँव को खुले में शौच से मुक्त रखना, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। स्वामित्व योजना, इसमें वो किसानों का कार्ड बनाना है, वह मैंने आपको बता दिया था सारा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये भी हमारी पढ़ी हुई है। अटल ज्ञान केंद्र, इसमें 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों पर आपके रोजगार परक प्रशिक्षण देना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये भी हमने पढ़ रखा है, और जैसे पहले राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम वाला था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सामान्य क्षेत्रों में 500 और ये जो विशिष्ट क्षेत्र है जनजाति रेगिस्तानी, वहाँ 250 तक की आबादी की जो बसावट वाले गांव हैं, वहाँ पे सड़क निर्माण करना है। ये भी नॉर्मल है, पहले पढ़ा नहीं, अभी अपन इसको पढ़ेंगे आगे। अटल प्रगति पथ, कंक्रीट सड़क बनाना है गाँव के अंदर, ऐसे गांव जहाँ पे 5000 से अधिक आबादी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर है उनको है वो उत्थान करना, जो गलियों में जो ठेले लगा के बैठे उनका। विश्वकर्मा योजना, ये जस्ट पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी आपको। मिशन हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने, वन विभाग की योजना है, इसको इन्होंने रखा है फ्लैगशिप में। एक है जल जीवन मिशन, एक अमृत योजना, पंच गौरव, जैसे मैंने कहा था ना, हर जिले के 5 कार्यों को क्रियान्वयन करना, ये पहली क्लास में पढ़ा दिया था मैंने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, और ये नमो ड्रोन दीदी। तो इसमें से मोस्टली सारी योजनाएं हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है, उसके बावजूद भी हम थोड़ा थोड़ा और इसके ऊपर है वो आगे बात करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो 25 योजनाएं हैं टोटल फ्लैगशिप। अब इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी अभी हमने अपनी तरफ से ऐड करी है। तो सबसे पहली हमने ली है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है। जो मेजर योजना है उस पर अपन बात करेंगे आगे। तो प्रधानमंत्री कुसुम, देखो कुसुम का मतलब क्या है, के का मतलब किसान, यू का मतलब ऊर्जा, एस का मतलब आपके सुरक्षा, और एवं कुसुम सुरक्षा से SU, और एम का मतलब है आपके महाअभियान। तो ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा शिक्षा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और मार्च 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। मैं अगर इसको एक ही शब्द में कहूँ तो यह है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसके 3 घटक है, A घटक, B घटक और C घटक। तो उद्देश्य क्या है, किसानों को ऊर्जा जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। डीजल मुक्त का मतलब ये है कि आजकल क्या किसान जनरेटर से काम करते हैं, जब लाइट कटौती हो जाती है तो जनरेटर जो कि डीजल पर चलते हैं उसके बेस पे काम करता है, जिससे किसानों को तो खर्चा आता ही आता है और साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो इससे मुक्त करने के लिए और आय बढ़ाने के उद्देश्य से कुसुम योजना 19 में शुरू की गई थी। इसे अब फ्लैगशिप योजना का रूप दिया गया, पहले ये फ्लैगशिप योजना नहीं थी, ठीक है। अब इसमें पैटर्न क्या रहेगा, इस योजना में कोई किसान अगर काम करता है, सौर ऊर्जा का कोई प्लांट लगाता है, तो जितनी भी राशि होगी उसका 30% केंद्र सरकार देगा और 30% राज्य सरकार देगा, 40% किसान खुद देगा, मतलब 60% किसान को सब्सिडी मिल जाएगी। 30% केंद्र से मिलेगी, 30% स्टेट से मिलेगी, 40% पैसे है वो किसान को खुद को देने हैं। इससे क्या होगा कि सोलर पैनल पे किसान जाएंगे तो आपके प्रदूषण भी कम होगा और हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनको बढ़ावा और मिलेगा। अब इसके तहत किसान बैंक से 30% तक ऋण भी ले सकता है और शेष 10% किसानों को देना। अब इसमें क्या है, अब जो 60% है उसमें 30% तक किसान जो है वो लोनिंग करवा सकता है अपनी, सिर्फ 10% राशि ही किसान को अपनी जेब से देनी है, 30% की वो किस्तें उतार देगा। अब आप यूँ समझ लीजिए, जैसे मान लो कि कोई किसान है वो 1 लाख रुपए का प्लांट लगाता है, हालांकि लाख रुपए में कुछ नहीं होता, 10 लाख का मान लो, तो 10 लाख में 3 लाख तो स्टेट गवर्नमेंट देगा, 3 लाख केंद्र सरकार देगा, पीछे बचे 4 लाख। 4 लाख में 30% जो है वो लोनिंग करवा सकता है, मतलब आपके लगभग 30% क्या 40 का 30%, मतलब ये समझ लीजिए कि
40 का 30 कितना हो गया, लगभग आपके 80% के आसपास। तो ये लोनिंग हो जाएगी। पीछे मात्र 10 लाख के प्लांट में कोई यूं कहिए कि कोई 40-50 हज़ार रुपये किसान को खर्च करने हैं। ये कुसुम योजना है। इसमें 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। घटक ए का क्या करना कंटेंट है देखिए। अब आप जब इसके नोट्स बनाते हो तो क्या करना होता है, जैसे कुसुम योजना नाम लिख लिया, इसकी फुल फॉर्म डाल दी, पहले शुरू कर लो ऐसे, तारीख डाल दी कब शुरू हुई, मुख्य उद्देश्य लिख लिया, और फिर इसमें वित्तीय लिख लो, फंडिंग। तो फंडिंग में 30-30-30-40 कर लो, और फिर लिख लो इसके मुख्य घटक ए बी सी, फिर ए में क्या है, बी में क्या, सी में, शॉर्ट में लिख लो। आधे पेज में योजना 1 पेज में तैयार हो जाती है। 25 योजनाएं 25 पेज में तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट, जितना शॉर्ट करोगे, फालतू शब्द नहीं लिखने, मेन फैक्ट फिगर सारे डालने इसमें, और ये प्रिंट करने की बजाय आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए घटक ए में क्या है, किसान अपनी जमीन पर 2 मेगावाट की क्षमता तक के आपके सोलर पैनल प्लांट लगा सकते हैं। कितने, 2 मेगावाट की। अब इसमें पूरे में लाइन क्या लिखनी, घटक ए करके ऐसे लिख लो कि किसान 2 मेगावाट का प्लांट लगा सकता है, घटक ए। फिर इसमें नीचे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट किसान अपनी जमीन पर सीधे खुद या किसानों के सहकारी समितियों के माध्यम से लगा सकते हैं। ये बात लिखने की जरूरत नहीं। लिखना क्या है कि किसान 2 मेगावाट लगा सकता है। हाँ, ये लिख सकते हो कि यह आपके किसी माध्यम से भी लगवा सकता है, कोऑपरेटिव के माध्यम से लगा सकता है, किसी संगठन के माध्यम से भी लगा सकता है। अब देखो, अगर डिस्कॉम जो है संचालन तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए खरीदी गई प्रति यूनिट 0.40 रुपए और या 6.6 लाख रुपए जो भी कम हो की दर से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि अगर किसान के पास में विद्युत एक्स्ट्रा उत्पादित होती है तो वो किसान अपनी विद्युत जो है वो किसी वाणिज्यिक संचालन जो डिस्कॉम वाले हैं उनको बेच सकते हैं, उसकी उनको बराबर राशि दी जाएगी। ये घटक ए है जो छोटे किसानों के लिए है। ठीक है, दूसरा आता है घटक बी। इसमें क्या किया जा सकता है, ये 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र 20 लाख से अधिक कृषि पंपों की स्थापना करने की बात करता है। इस घटक के अंतर्गत किसान सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। इसमें सोलर पंप की बात है। इसमें किसकी बात की गई है, इसमें सोलर प्लांट की बात की गई थी और इसमें सोलर पंप की बात की गई। ये पंप 7.5 HP का हॉर्स पावर क्षमता का हो सकता है। ठीक है, इसमें सरकार जो है 30% किसान को मदद करेगी। ये पंप जो है वो चलेंगे सोलर से, ये ऐसे पंप होंगे जो सोलर से चलेंगे। ठीक है, तो सरकार का टारगेट क्या है, 20 लाख ऐसे सौर ऊर्जा से संचालित पंप स्थापित करवाना। तो घटक बी में आप क्या करोगे कि सोलर पंप लगाने और 7.5 HP के पंप होंगे और सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। ठीक है, सरकार इसमें 30% सब्सिडी देगी। और तीसरी बात क्या लिखनी है, गवर्नमेंट 20 लाख के आसपास ये पंप है वो लगवाएगी। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह है उनके लिए 50% की सब्सिडी है। तो ये 3 बातों के साथ घटक बी पूरा हो जाता है। अब आता है घटक सी। यह घटक अपने व्यक्तिगत पंप मोड के तहत ग्रिड से जुड़े किसी पंपों को सोलराइजेशन करने को सक्षम बनाता है। मतलब किसी किसान ने पहले से कोई अपना सोलर पंप लगा रखा है तो उसको इसमें शामिल करवाया जा सकता है। और ऐसे ये भी 7.5 HP के पंप की बात है। ठीक है, तो 30% तक इसमें भी सब्सिडी दी जाएगी। तो घटक बी और घटक सी इसमें क्या होगा, ये पंपों से रिलेटेड है। और घटक ए जो है ये आपके सीधे तौर पर सोलर प्लांट से रिलेटेड है। तो कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। अब इस योजना के तहत देश का पहला संयंत्र भालोजी गांव में बना। जयपुर जिले के कोटपुतली में एक गांव है और यहाँ पर कुसुम योजना का पहला पंप स्थापित जो है वो किया गया। और वहां से आपके 2021 से ही ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया था। तो कुसुम योजना के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। और भी क्या बिंदु है, इस योजना के तहत प्रदेश का दूसरा संयंत्र 2021 में बना गढ़सीसर में, जिला चूरू के अंदर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए मतलब भाग ए के तहत इस देश का पहला संयंत्र भालोजी में हुआ। ये मैंने अभी आपको बता दिया। और इसके अलावा भी राजस्थान में कई सारे संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैं वापस एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहली बात, पहली योजना हमने पढ़ी PM कुसुम योजना।
इसमें आपको 4-5 बातें याद रखनी। शुरू कब हुआ, फंडिंग कैसे होगी, और मेन उद्देश्य इसका सौर ऊर्जा है, और इसके 3 घटक है ABC। ए घटक के अंदर सोलर प्लांट लगाने 2 मेगावाट तक के, और बी और सी घटक में सोलर पंप लगवाने हैं जो कि आपके 7.5 हॉर्स पावर के पंप होंगे, और इस तरह से ये योजना काम करेगी। ठीक है, केंद्र की योजना है 30-30-40 का रेशियो रहेगा इसमें। अब अपन दूसरी योजना की बात करते हैं, PM विश्वकर्मा योजना। इसका मैंने डिटेल से चर्चा पिछली क्लास में कर रखी। आप 5वीं कक्षा, जो कक्षा संख्या 5 थी, जो पिछली हमने ली थी, उसको आप अच्छे से देख लेना, सारी बातें उसमें हो रखी है। ठीक है, इसलिए मैं इस पे ऊपर वापस नहीं जाऊंगा। तीसरी जो योजना है वो है स्वामित्व योजना। मैं इसकी नंबरिंग साथ में चलता रहने दो, 1 मिनट। ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 2 नंबर, ये 2 नंबर हो गई। ये हमने कक्षा 5 में पढ़ ली थी, और इसको भी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कक्षा जो 5वीं कक्षा ली थी उसमें पढ़ लिया था। ये तीसरी योजना है स्वामित्व योजना। इसमें मैंने आपको कहा था कि गांव की जो आबादी है उसका सर्वेक्षण करना, और उसके बाद किसानों को उनके प्लॉट, जमीनें, उसका सब है वो स्वामित्व प्रदान करना, ताकि विवाद भी नहीं हो, और किसान जो है वो अपने कार्ड अपने पास रखे और उसमें उसकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रहता है। इसको मैंने 2 बार पढ़ा दिया है, 5वीं कक्षा में पढ़ाया है, और कक्षा संख्या 2 में भी इसको पढ़ा दिया था, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। यह है चौथी योजना, जल जीवन मिशन। ठीक, अब देखो जल जीवन मिशन क्या क्या है, इसको भी हमने वैसे पढ़ा, तो वैसे इसको भी है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जल जीवन का मतलब है हर घर नल, हर घर में नल पहुंचाना है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। मैंने कहा था कि मेरे घर में भी नल तो आ गया है, जल पता नहीं कब आएगा। ठीक है, 2025 में ये खत्म हो रही थी, अब इसको बढ़ा के 28 तक कर दिया गया है, और कोशिश ये है कि हर घर के अंदर एक नल हो और जल पहुंचे। ये जल जीवन मिशन है, 2019 से चल रहा है। ये 50-50% है, केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, 50-50% है। और इसमें ये कहा गया कि हर नल से प्रत्येक परिवार को 55 लीटर पानी प्रतिदिन पहुंचाना है। कितना? 55 लीटर पानी है वो पहुंचाना है। अब मैं कह रहा था कि मेरे घर पे भी नल तो आ गया, लेकिन पानी नहीं आया। भीलवाड़ा के अंदर, मांडल के अंदर यह पानी उपलब्ध होना शुरू हो गया है। 5830 करोड़ की बजट की योजना है। तो अब इस पूरे में क्या क्या बातें करनी है, जैसे मैंने जो जो अंडरलाइन किया है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं, और भी इसमें कोई नई बात आती है तो आप खुद के विवेक का यूज करते हुए उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब है 5वीं संख्या, योजना संख्या 5। ठीक है, मैं ये संख्या इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने कितनी योजनाएं पढ़ ली। वैसे मैं बताऊं, अगर आप मेरी पहली क्लास से अगर आप सारी कक्षाएं देख रहे हैं तो इसमें लगभग 13 से 14 योजनाएं पढ़ी हुई है, खाली 10 से 11 योजनाएं देखनी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा है। हर घर, हर खेत को पानी, हर घर को पानी, उसकी तर्ज पे हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, पहली बात। दूसरी बात, 1 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया, पुरानी योजना है। अब इसमें क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, हर खेत को पानी पहुंचाना। नाम से पता चलता है कृषि को सिंचाई का जल उपलब्ध करवाना, खेत पर पानी की पहुंच बढ़ाना, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, क्योंकि सिंचाई के साधन अवेलेबल होंगे तो कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, लोग और जगहों पे खेती करेंगे। और खेत के पानी की उपयोग की दक्षता में सुधार करना ताकि जल संरक्षण हो। अब 2 बातें। तीसरी बात, इसमें क्या करेंगे, आपके जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है ये अपनाएंगे, जैसे कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसलें उत्पादित की जा सके। ठीक है, अब इसमें ये पोस्टर सरकार ने लिखा है, जिसमें क्या लिखा है कि 2026 तक 93,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, 22 लाख किसान लाभान्वित हुए, जिसमें 2.5 लाख SC के हैं, 2 लाख ST के भी हैं। 60 परियोजनाएं इसके तहत संचालित हो रही है, और 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये उद्देश्य देख लेने हैं, एक बार ये लिखने हैं, और ये सन लिखना है, और ये फोकस वाला पॉइंट लिखना है। बस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इतनी सी बात ही है। नाम से पता चल जाता है
ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये तो थी स्टार्टिंग से। अब 2.0 क्या है? 2.0 का मतलब होता है सेकंड चरण। सेकंड चरण शुरू हुआ 21-22 में, 2026 तक चलने वाला है ये, जिसको शुरू किया 5 फरवरी 2025 को। और इसमें 149 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है टोटल। और ये जल ग्रहण यात्रा मैंने आपको बताई थी, पहली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दूसरा चरण है, जो कि 5 फरवरी 2025 को स्टार्ट किया गया। 21-22 से लेके 26 तक, तकरीबन 5 वर्ष तक ये रहने वाला है। ठीक है, कब तक? 5 वर्ष तक रहने वाला है। इसके तहत कई सारी योजनाएं जो है वो चलने वाली है। अभी 27 जिलों में 127 परियोजनाएं जो अभी भी चल रही है। 1858 करोड़ के बजट की ये योजना है। ये 5वीं योजना चल रही है। अब आती है 6ठी योजना। 6ठी योजना क्या है? अब प्रधानमंत्री आवास योजना। अब देखो, नाम से पता चल जाता है कि इसका मुख्य टारगेट क्या होगा। शहरी क्षेत्रों में जो आवास जिनके पास में नहीं है, उन लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। अब इसमें क्या है, सभी के लिए आवास की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की, सबके लिए आवास। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये आपको लिखना है अपने नोट्स में कि जो बेघर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। कमजोर किसे माना जाए? जिसकी वार्षिक आय 3 लाख तक और के हो, और निम्न आय वर्ग के उनको माना जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख के बीच में हो, उनको किफायती आवास उपलब्ध करवाना। ये इसका मेन मोटो है। शुरुआत कब हुई, ये भी पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड करना, एक ये पॉइंट ऐड कर लेना। इसका पहला फेज है वो अप्रैल 25 से मार्च 27 तक चला। ये डेट में थोड़ा मिस्टेक है। फर्स्ट फेज, घरों का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो, इसके तहत 2,88,550 आवासों को, ये भी लिखना है अंडरलाइन, स्वीकृति दी गई। और घटक के तहत 27,396 घर व्यक्तिगत आवास निर्माण के घटक। और ये आंकड़े आपको याद नहीं करने, बस ये हमने लिखे इसलिए आपको आइडिया रहे कि इस प्रकार से रहता है। तो कुल स्वीकृत घर कितने? अगर एक आंकड़ा याद रखना चाहो तो ये 2,88,550 आपको याद रखना है, जिसमें से लगभग 1,96,700 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी के निर्माणाधीन है। इसकी अवधि समाप्त हो गई है 2024 को, जिसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। तो शहरी आवास और ग्रामीण आवास दोनों चल रही है। बस ध्यान रखना है कि बेघर और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय निम्न आय वर्ग वालों की 3 से 6 लाख है वार्षिक, और आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर लोगों की जो आय है वो 3 लाख तक है वार्षिक, उनको है वो सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना है। 25 जून 2015 से योजना चल रही है। ग्रामीण योजना चल रही है 2016 से, आगरा से शुरू की गई थी। और इसमें क्या है कि जो भी लाभार्थी है, जो भी पात्र व्यक्ति है, उसको 1,20,000 रुपए देने हैं, सहायता राशि देगी, जिसमें से 60-40 का रेशियो रहेगा। और इनको शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का प्रावधान था। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। तो 6 के बाद में ये नंबर आ जाता 7वां। ठीक है, 7वीं योजना आवास शहरी और आवास ग्रामीण। उसके बाद में बीज स्वावलंबन योजना। एक सेकेंड, तो इसमें अपन ने कौन कौन से देख लिए? ये देख ली, ये देख ली। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना। और कौन सी आ गई? ये स्वामित्व योजना आ गई। जल स्वावलंबन योजना भी आ गई। ये विश्वकर्मा योजना देख ली, ये शहरी, और प्रधानमंत्री आवास शहरी हो गई, और साथ में ग्रामीण, ये ग्रामीण भी आ गई। ठीक है, जल जीवन मिशन
अमृत योजना, पंचगौरव योजना, ठीक है। और ये गरीबी मुक्त अभी आएगी, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी, पशु, ये सब आना बाकी है। ये अभी पॉइंट आने बाकी है, ठीक है, लाडो आने बाकी है। चलो वापस आते हैं। ये बीज स्वावलंबन योजना को ये इसमें नहीं है, अपन एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, संशोधित वितरण क्षेत्र, तो 7 के बाद में 8, ठीक है। ये योजना जो पहले नंबर पे थी वो योजना, ये भारत सरकार ने पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, अब देखो इसमें डिस्कॉम को सहायता देना है। डिस्कॉम कौन है? जो विद्युत वितरण करने के जो क्षेत्र हैं, है ना, जैसे अजमेर डिस्कॉम हो गया, जोधपुर हो गया, ये डिस्कॉम है, इनको वित्तीय सहायता देना है। आपकी आज की हालत ये है कि सबसे अधिक घाटे में कोई संस्थाएं चल रही है तो ये डिस्कॉम चल रही है, क्योंकि विद्युत चोरी बहुत होती है, लोग बिल समय पे नहीं भरते, और इस वजह से हो ये रहा है कि कंटिन्यूसली डिस्कॉम घाटे में है। तो इसमें क्या है, देखिए, इस योजना में 5 वर्षों के लिए, ठीक है, ये डिस्कॉम को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये लाइन लिख लेना आप। 5 वर्षों के लिए इतनी सहायता दी जाएगी, लगभग 3.3758 करोड़ रुपए की सहायता है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना है इसके घाटे को, तो घाटे कम करने का कंटिन्यू प्रयास किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि आगे चल के इनके घाटे शून्य करने हैं। वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना। देखो, डिस्कॉम जितने मजबूत होंगे, डिस्कॉम घाटे से बाहर निकलेंगे, तो डिस्कॉम के पास में जब पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, अच्छे संसाधन विकसित करेंगे, भौतिक संरचना विकसित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बिजली की सप्लाई जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और अधिक क्षमता के साथ में जनता तक हो सकेगी। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का मेन मकसद यही है। तो इस लाइन को आप याद करना। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और राजस्थान, ये 9 नंबर की योजना। इसमें क्या है, ये 7 अगस्त 2024 को दूदू जयपुर से शुरू किया गया। इसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान, हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। 7 करोड़ पौधे 2024-25 में लगे, 25-26 में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 2028 तक राजस्थान के जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने की घोषणा की गई है और इस हेतु 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा हरियाणा और राजस्थान मिशन में। तो अब आप जैसे ये योजना का नाम लिख लिया, इसके नीचे ऐसे डॉट डॉट करके लिख लो। पहला क्या लिखोगे, तारीख लिख लो और जगह लिख लो। उसके बाद में एक पेड़ एक माँ के नाम, उसके बाद लिख लो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने और उसके बाद लिख लो 2028 तक 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि करनी है और 4,000 करोड़ का बजट है। 5 बातों के साथ में ये योजना पूरी हो जाती है, ठीक है। इतनी सी बात इसमें आपको करनी है। हरियाणा और राजस्थान, और क्या क्या बातें हैं इसमें, और देखिए, मिशन के तहत प्रत्येक जिले में आम जन की सहभागिता से एक एक मातृ वन की स्थापना, ये बात भी ठीक है। खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना करना है, ये भी इस योजना का हिस्सा है। एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम चलाए जाने, जिसमें साथ ही 2,000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाए जाने, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरी बनाई जाएगी और प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क भी बनाए जाएंगे।
जयपुर झालाना डोंगरी में फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और राजस्थान का पहला ग्रीन बजट भी 2025-26 में लाया गया। ये कुछ और बातें थी जो राजस्थान हरियाली अभियान से जुड़ी हुई हैं, सारी महत्वपूर्ण है। एक पेड़ गौ माता के नाम, ये वैसे तो यूं कहिए कि इसका भाग नहीं है, हरियाली राजस्थान का ही भाग है। 9 योजनाएं हमने देख ली है। एक सेकेंड, ये सारा का सारा हरियाली राजस्थान का ही भाग है, तो इसको आप अलग से योजना मत समझे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ गौ माता के नाम अभियानों द्वारा मिशन वन रक्षण के तहत 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और हरियाली तीज पर इन्होंने ये घोषणा भी की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत कदम्ब व आम के पौधे लगा के हिंगोनिया गौशाला में किया गया 20 जुलाई 2024 को। ये फ्लेक्सिबल योजना नहीं है, ये एक्स्ट्रा हमने लिखी है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये तो पहले से बात हो गई। मिशन वन रक्षण, ये भी उसका ही हिस्सा है। हरियाणा राजस्थान के संकल्प के अंतर्गत ही ये आता है और इसमें भी 25 लाख वही पौधे लगाने की बात की गई है। जितनी भी गौशालाएं संचालित है उनमें जितनी भी गाय है उतने पौधे लगाए जाएंगे। तो ये सारा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये आई अगली आपके योजना, फ्लेक्सी योजना संख्या 10। ठीक है, कुल 25 में से ये 10वीं योजना है। अधिकांश तो क्या है कि हमने पिछली करंट क्लासेस में पढ़ रखी है। अमृत का मतलब क्या है? ए का मतलब है अटल, मिशन 4 रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। हकीकत ये है कि अब इस मिशन की हालत बड़ी खराब है। खराब इसलिए है कि अमृत मिशन के तहत जो शहर है, जितनी भी सिटीज है, अमृत में अगर किसी का नाम आ जाता है तो उसमें जितनी भी सीवरेज सिस्टम है, जितना भी सीवरेज है, जो गटर का पानी है, और उसको घरों की पाइपलाइन उनका है वो कायाकल्प करना है, ताकि बिल्कुल भी जल निकासी इतनी प्रभावी हो कि कहीं पर भी गंदगी न रहे और वाटर सप्लाई भी बढ़िया हो। अभी तो हालत ये है, अभी तो जल सप्लाई की नालियाँ और सीवरेज की नालियाँ आपस में मिल जाती है और बड़ा गंदा पानी घरों तक सप्लाई हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए ये 2015 में योजना लाई गई थी। कब? 2015 के अंदर। अब इसके तहत घरों को पाइपलाइन द्वारा एक तो बढ़िया जल आपूर्ति करना और दूसरा सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना, जिससे क्या होगा कि घरों के जो मल है, जो गंदा पानी है, उसको सही तरीके से उसकी निकासी की जा सके। ठीक है, प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली भी रखना ताकि जल शहरों के अंदर जल इकट्ठा ना हो सके। पार्क व खुली वाईफाई देना, ये सारे काम है अमृत मिशन के तहत। 50,000 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए, ये केंद्र सरकार इसमें देगी। शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा नगर निकाय वहन करेगा। भारत के 500 शहरों को चयनित किया गया, जिसमें से राजस्थान के 29 शहर है, 28 शहर, 1 कस्बा है। तो राजस्थान के 29 सिटीज है वो अमृत मिशन के तहत आती है, जहां पर जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन वगैरह सारी चीजें बढ़िया की जाएगी। ये अमृत मिशन है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डेट याद रखना, उद्देश्य याद रखना, बजट याद रखना। भारत के 500 में से राजस्थान की 29 सिटीज शामिल है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अमृत 2.0 योजना आई, जो 1 अक्टूबर 2021 से है और ये 26 तक रहेगी। वापस वही बात है कि सीवरेज को पुनः उपयोग, जल निकाय, जल संरक्षण, सारी बातें सेम है और फिर इसमें हर घर नल वाला पॉइंट ऐड और एक्स्ट्रा से ऐड किया गया है। इसके तहत बजट में भी कुछ और घोषणाएं की गई है इस योजना में। अभी हम अमृत मिशन में चल रहे हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों 2.0 योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए, 5,123 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और दिए गए हैं। जल जीवन मिशन प्रारंभ करने की भी घोषणा की है इसके अंतर्गत, और 1000 ट्यूबवेल, 1500 हैंडपंप लगाने की भी घोषणा की गई है। ये प्रश्न परीक्षा में बनने योग्य नहीं है। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, ये हो जाएगी आपकी 11 नंबर की योजना।
11 नंबर की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से पहले भी बता दिया था कि कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर का क्या मतलब है। जो लोग आपके यहाँ के लोग और बाहर काम धंधा करने चले गए, उनके पास में उनको भामाशाह के रूप में बनाना, उनसे मदद लेना और उस पैसे का उपयोग आपके जो जल स्तर जो गिर रहा है उसको ठीक करना है। इसको हम कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान बोला है। इसको जनवरी 2025 में इसको शुरू किया गया है। क्या, मैं वापस बोल देता हूँ कि भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी को बनाना, इनसे पैसे लेना और भूजल स्तर की गिरावट को रोकने, वर्षा जल को सहेजने जैसे कार्य करना, जिससे कि जल स्तर गिरे नहीं। ये 2 बातें हो गई। इसके तहत क्या होगा, 45,000 ट्यूबवेल का निर्माण किया जाएगा। कैच द 10 संकल्पना से प्रेरित है और स्टार्टिंग इन सारे जिलों में शामिल की गई। शुरुआत यहाँ से भी गड़दड़ा, खड़दड़ा, डूंगरपुर से, ठीक है। इसको हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। ये सेम न्यूज़ मैंने आपको समझाई थी, कक्षा फर्स्ट जो भी थी हमारी 16 तारीख की, उसमें ये बात आ गई थी। अब है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन योजना। ये हो जाएगी आपकी 12वीं योजना। ठीक है, PM एप ये इसका शॉर्ट नाम है, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, मतलब इसमें हेल्थ सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी जांच की मशीनें हो गई, अच्छे हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करनी है इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या है, PM अभीम कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। ये पूरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसका फंडिंग केंद्र सरकार करती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रिटिकल केयर, गहन चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य कमियों को दूर करना है। ये पॉइंट ठीक है, लिख सकते हो आप इसमें। और यह 2021 में शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम, पहले इसका नाम ASBY था, अब इसका नाम PM अभीम कर दिया गया है और 15 सितंबर को इसको मंजूरी दे दी गई। 6 वर्ष की परियोजना है जो कि 21 से लेकर 26 तक चलेगी। 64,000 का इसमें बजट दिया गया है। ये अंडरलाइन वाली बातें आप लिखोगे तो ये बात पूरी हो जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, एक मिनट, अलग अलग है क्या दोनों? अपन अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हो गई है, ताकि थोड़ा सा रहेगा कि भाई हाँ ये हो गया है। ये संशोधित वितरण वाला हो गया और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हरियाणा राजस्थान हो गया। अमृत योजना हो गया। अब कमी बची है, 4 बची है और 4 और 3 7, 7 और 3 10, 11, 12 योजनाएं बची, ठीक, 13 योजनाएं। तो अभी अपन ली कितनी है? 10, 11, 12 ले ली। ये इसी का भाग है। ये आयुष्मान आरोग्य योजना जो है ये आपके पहले से अपन जो पढ़ रहे हैं उसका ही भाग है, अलग से नहीं है। ये आयुष्मान आरोग्य योजना, पहले इसका नाम क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अब इसे माँ बाउचर योजना भी कहा गया। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से पहले भी कई कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो मैं इसके ऊपर वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। बस इसका नाम बदलने वाला ये ऑर्डर है कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसका मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम दे दिया गया। ये नाम बदलने वाला ऑर्डर है। अब आती है पंचगौरव योजना, क्योंकि जो जो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर अपन समय वापस खराब नहीं करेंगे। ये है 13 नंबर की योजना। इसको भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। एक जिला एक उपज,
एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, ये 5 होगा, इसे कहेंगे हम पंचगौरव। ठीक है, पंचगौरव व्यवस्था जो है उससे राजस्थान का काफ़ी जो है वो विकास होना है और काफ़ी अच्छी योजना है। हर जिले का एक खेल तय किया गया है, एक पर्यटन स्थल तय किया गया है, ये सारी इसमें डिटेल है। तो आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा, कुछ ग्रुपिंग करके याद रखना, इनके नाम याद रखना सारे अच्छे से। और वैसे ये तो पर्यटन तीर्थ स्थल में तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कौन सा पर्यटन स्थल किस जगह पे है। खेल का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्पाद थोड़े से देख लेना, और ये कई बार पूछ लेते हैं। अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, आपको याद ही करना है पंचगौरव। तो ये पंचगौरव योजना थी 13 नंबर की। अब आते हैं अपन 14 नंबर पे। ये योजना है नवीन परिवार शामिल किए गए वो। यहाँ पे ठीक है। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का है, 2013 का है, और ये 10 सितंबर 2013 को कानून बना था। इसमें क्या था कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाद्यान्न नसीब नहीं होता, उनको खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करनी थी सस्ती दरों के ऊपर, ताकि भूख व कुपोषण को कम किया जा सके। तो इसमें जो लोग, कई लोग ज़रूरतमंद शामिल नहीं थे, उनको शामिल करने के लिए यह योजना शुरू की गई, और 10 लाख लोग हैं वो और एक्स्ट्रा से आपके ऐड होने वाले हैं। तो इनके लिए योजना है जिसको फ्लेक्सिब योजना में रखा गया है कि 10 लाख और ज़रूरतमंद परिवारों को हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि उनको NFSA में शामिल किया जा सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को भी अब शामिल किया जाएगा, ताकि लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फायदा क्या होता है? सस्ती दरों पे खाद्यान्न मिल जाते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को प्राथमिकता रखी जाती है, महिला और बच्चों को इसमें विशेष लाभ हो जाते हैं। क्रियान्वयन की बात आती है तो केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, और आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, आपको पता है कि गांव में जो उचित मूल्य की दुकानें होती है उसके माध्यम से ये सब वितरण किया जाता है। ठीक है। NSFA का उद्देश्य क्या है? देश में खाद्य सुरक्षा। मैं बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, बहुत कम देशों में है। भारत जैसे इतने बड़े देश में खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत बड़ा टास्क था। ये कांग्रेस की सरकार का कार्य था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके तहत ये सारा काम किया जाएगा, और अब 10 लाख लोग और इसमें ऐड किए जाएंगे जो छूट गए थे या ज़रूरतमंद अब बाद में बन गए हैं। सोशल सिक्योरिटीज लेने वाले जो पेंशनर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत अब रखा गया है। इसमें कुछ और बातें भी आप पढ़ सकते हो। सभी केंद्र और संघ शासित प्रदेशों में है, और दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। 80 करोड़ की आबादी इसमें शामिल की जा रही है। इसके तहत आपके मिड डे मील हो गए, एकीकृत बाल विकास वगैरह है, और पहली बार मातृत्व अधिकार भी बनाया गया था। मातृ वंदन योजना के माध्यम से इसको संचालित 2017 से किया जा रहा है। परिवार का मुखिया महिला को माना गया है, और 6,000 रुपये मातृत्व राशि का लाभ भी दिया जाता है। ठीक है। इसमें तकरीबन 66% जनसंख्या कवर हो रही है इस योजना में। 75% गाँव के कवर हो रहे हैं, और 50% शहरी पॉपुलेशन कवर हो रही है। मतलब गाँव के अंदर 100 में से 75 लोग हैं वो इस योजना में जुड़े हुए हैं, और शहरों में 100 में से 50 लोग जुड़े हुए हैं। और अगर पूरे भारत की बात करोगे तो 66% लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऐड किया गया। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 66% का मतलब 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी है। इसमें जो अंत्योदय योजना के जो लोग हैं वो 35 किलोग्राम प्रति परिवार फूड प्राप्त करते हैं, और प्राथमिकता वाले 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करते हैं। इसके अंदर भी अभी एक गिव अप अभियान आया था, आपको पता होगा। गिव अप में ये कहा कि जो लोग इस दायरे में नहीं है और फिर भी गलत फायदा ले रहे हैं, वो स्वेच्छा से NFSA से बाहर आ जाए। तो इसमें भी ये बात अपन ने पहले पढ़ ली थी। ठीक है। तो ये था आपके कौन सी योजना? ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नए जोड़ने वाली योजना थी। 14 फ्लैगशिप योजना संख्या 14। अब आती है फ्लैगशिप योजना संख्या 15, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। पहले कभी ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम हुआ करता था, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? MSR। इसके बारे में हमने 3-4 बार ऑलरेडी बात है वो कर ली है, और मैंने बताया भी था कि इसमें जो गैप है, जो ब्रिज गैप करना है, कोर्स पूरा करना है,
बच्चों कोविड काल में बच्चे जो पीछे छूट गए थे, जो अपनी कक्षा के एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं है, उनको उस लेवल पे लाने के लिए ये शुरू किया गया था। और ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित की परीक्षा बच्चे देंगे। ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसे। इसमें और भी कुछ तथ्य अगर अपन पढ़ना चाहें तो मैंने बताया भी था, फिर बता देता हूँ कि पहले इसका नाम ये था और कोरोना के तहत जो लर्निंग लॉस हुआ था उसको पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बस इतनी सी बात ही है इसमें। इसका एक एप्लीकेशन भी है जो BD कल्ला ने शुरू किया था। स्वच्छ भारत मिशन, ये आपकी 16वीं योजना है। स्वच्छ भारत मिशन ये आज से नहीं, जब से मोदी सरकार आई थी तब से ही स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। इसका एक ही टारगेट था पहले कि भारत के अंदर जितने भी ओपन डिफेक्शन हो रहा है, जो लोग बाहर लेटरिन जाते हैं, वो अंदर तक लाना था, मतलब शौचालय बनाने थे घर के अंदर। ठीक है, तो इसको 2 चरणों में किया गया था। 2021 से दूसरा चरण शुरू हुआ जो कि 2026 तक चलने वाला है। ठीक है, गाँव में ODF मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब शौचालय बनाना। डिफेक्शन का मतलब होता है बाहर आपके लेटरिन बाहर जाना, स्थिति को बनाए रखना। ग्रामीण क्षेत्रों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों स्वास्थ्य से सुधार करना। तो गाँव को जो ODF करना है, ओपन डिफेक्शन फ्री करना है। आपको पता है कि राजस्थान 2018 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है। ये स्वच्छ भारत मिशन था, योजना संख्या 16। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आती योजना संख्या 17, अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र की बात करें तो 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इन ज्ञान केंद्रों में क्या होगा, प्रेरकों द्वारा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। वे लोग क्या करेंगे, जो युवा हैं उनको रोजगार प्रशिक्षण देंगे और लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी भी देंगे। ये अटल ज्ञान केंद्र है। पहले अटल सेवा केंद्र चलते थे, वही यही है। 3000 से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ये खोलने की घोषणा की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले केवल शहरों में थे, अब ये अटल ज्ञान केंद्र गाँव में भी स्थापित किए जाएंगे। सॉरी, अब 18 नंबर की योजना स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई। कितनी अवधि है ये, 5 वर्ष की थी। और एक ही बात है इसमें भी, ग्रामीण वाली और इसमें, कि सबको ODF करना, ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच वाला स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब शौचालय हेतु 12,000 रुपये लाभार्थी को सहायता राशि भी दी जा रही है और इसका क्रियान्वयन आवास व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन फिर इसका 2.0 आया, सेकंड चरण, जो 21 से शुरू हुआ, 26 तक चलेगा। 1.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसमें मल, कीचड़ और अवशिष्ट जितने भी है उनको भी फ्री करना है। 60:40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, एजेंसी सेम है, चलाने वाली एजेंसी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, 19वीं योजना, ये 15 दिसंबर 2024 को शुरू की गई। ठीक है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो आपके गली के अंदर जो ठेला लगाते हैं और उनके साथ साथ जो भी जरूरतमंद परिवार और असहाय परिवार है, उनका उत्थान करना है स्वनिधि योजना के तहत। इनमें कई सारे कैटेगरीज हैं। ये जैसे कमठा मजदूर हो गए और ये हस्तशिल्प के श्रमिक हो गए, गिग वर्कर हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्कर, गिग वही मैं कह रहा हूँ, ये जो आपके ठेला लगाते हैं, ये पानी पूरी वाले वगैरह, ये सब केयर वर्कर हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इनको बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना के तहत। ये है स्वनिधि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये है 20वें नंबर की। तो चिन्हित गांवों के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु
गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई। ठीक है, इसमें 300 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। इसमें वही गांव शामिल होगा जिसकी आबादी 5000, ऐसा 1 मिनट, इनकी आबादी का भी है एक, अच्छा इसमें लिखा नहीं है ना, ओके। तो 5000 गांव इसमें शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बात आपको लिखनी है इसमें। ठीक है, पट्टे प्रदान दे दिए जाएंगे। 5000 गांवों को शामिल किया गया है। 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तो इस हेतु ये दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत पुरानी योजना है, 2000 की योजना है। 60-40 का रेशियो रहता है इसमें 1600 बसावटों को, गांवों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ये 25-26 के बजट में नई घोषणाएं हुई है। इसमें 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीमेंट और कंक्रीट की अटल प्रगति पथ के निर्माण किए जाने की भी घोषणा की गई। इसको भी एक बना दिया गया है, एक यूं कहिए कि आपके फ्लैगशिप योजना। तो ये 21वीं योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। पुरानी योजना है, नया इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये 2 बातें नई की है कि भाई अब हम डामर सड़कों से इनको जोड़ेंगे। ये है 22वीं योजना, अटल प्रगति पथ। 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों और कस्बों में 10,000 से अधिक आबादी है, वहां 1 से 3 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े और 2 लेन वाले अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। ये पूरा पॉइंट आप नोट्स में ऐड कर देना। ये सीमेंट और कंक्रीट के होंगे, ठीक है, जिसके दोनों तरफ नाली बनी हुई होगी, लेकिन उन्हीं गांवों में होंगे जिनकी संख्या 10,000 है। तो ये 10,000 की संख्या वाले गांव बहुत कम है वैसे भी, उनको अटल प्रगति पथ का फायदा मिलने वाला है। ये 23वीं योजना है, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं बहुत अधिक बात नहीं करूंगा। अब 1.5 लाख रुपए का कवर है वो दे दिया गया है। 23 हो गई, अब आती है आपके 24। एक कौन सी रह गई? इस योजना के तहत 1000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और महिलाओं को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से नैनो यूरिया, कीटनाशकों के छिड़काव के उर्वरकों, एकल कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होना इसमें किया गया है। और इसके ऊपर काफी बात हो रही है, जिसमें बैंक सखी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, ये सारे इसमें शामिल है। कृषि सखी, पशु सखी, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी जो योजना थी 25, तो इसमें कौन सी रह गई भाई? लाडो भी आ गई, ये भी आ गई, शायद अपनी नंबरिंग में कोई गलती भी है। स्वच्छ भारत मिशन भी आ गया मेरे हिसाब से, अटल ज्ञान केंद्र आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और स्वनिधि भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो मेरे हिसाब से नंबरिंग में कोई गड़बड़ रही है। ये तो सारे हो गए। जल जीवन मिशन भी आ गया, वो एक आधा आया तो इसमें बीच में आ गया होगा, नंबरिंग में मिस्टेक हो गई। तो इस प्रकार से ये टोटल 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी। इसको आप बढ़िया से तैयार करना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की योजनाओं के ऊपर, ठीक है। और इसकी पीपीटी भी रेडी है शिक्षा विभाग की योजनाओं पे। 2-3 दिन बाद इसकी क्लास में अपलोड करूंगा, जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा। अभी इतना टाइम रहता नहीं है, काफ़ी काम रहते हैं, ठीक है। ये शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, इसकी अपन अलग से क्लास लेंगे। मामला सब रेडी है, बस क्लास लेनी है जिसको अलग से लिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शिक्षा विभाग की योजना अगले संडे को मैं ले लूँगा, ठीक है।